तो आज की हमारी मूवी है सहारा और ये मूवी एक एक्शन एडवेंचर थ्रिलर मूवी है। तो दोस्तों हम वीडियो कितना भी अच्छा बना ले पर जब तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करोगे तब तक वो वीडियो ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। तो मूवी की शुरुआत में हमें 1965 के वर्जीनिया की घटना बताई जाती है। इस वक्त अमेरिका में सिविल वार चल रहा होता है और ये सिविल वार अपने अंतिम चरण में होता है और कॉन्फिडेंट स्टेट ऑफ अमेरिका यानी जिसे साउथ भी कहा जाता है, यहाँ से सेना अपना कीमती खजाना लेकर देश के बाहर जा रही होती है। इस खजाने को बक्सों में भरकर सेना के जवान एक बड़ी सी आयरन क्लैड शिप में रख रहे होते हैं। इस क्लैड शिप पर नॉर्थ के सैनिकों द्वारा लगातार बमबारी की जा रही होती है और इसे रोकने की कोशिश की जा रही होती है ताकि यह आयरन क्लैड शिप यहाँ से कहीं ना जा सके। तब साउथ सेना के कैप्टन टॉम अपने मजबूत आयरन क्लैड शिप को पानी में उतार देते हैं। तब आयरन शिप से भी नॉर्थ की तरफ बमबारी की जाती है और कैप्टन टॉम के कहने पर थोड़ी देर बाद आयरन शिप से बमबारी बंद कर दी जाती है ताकि अंधेरे का फायदा उठाकर आयरन शिप को वहां से निकाला जा सके। आगे कहानी में हमें अफ्रीका का लागोस शहर बताया जाता है। यहाँ पर WHO की डॉक्टर इवा अपने एक साथी फ्रैंक के साथ यहाँ पर तेजी से फैल रही बीमारी के बारे में पता लगाने आई होती है। डॉक्टर इवा एक पेशेंट की जांच पड़ताल करती है और उस पेशेंट के चेहरे पर बहुत सारे घाव बन चुके होते हैं और उस पेशेंट की मां कहती है ये लड़का अपने पिता के साथ माली गया था, उसके बाद ये इस तरह से बीमार पड़ गया। इसके पिता एक लाइट हाउस में काम करते हैं, वो अभी भी वहीं पर होंगे। ये सुनकर डॉक्टर इवा उस पेशेंट का ब्लड सैंपल लेती है और वहाँ से निकल जाती है और डॉक्टर इवा फ्रैंक से कहती है हमें माली जाना पड़ेगा इस बीमारी का सोर्स पता लगाने के लिए। तब फ्रैंक इवा से कहता है माली सिविल वॉर में फंसा हुआ है और वहाँ पर जाना बिल्कुल सेफ नहीं है। ये सुनकर भी डॉक्टर इवा फ्रैंक से जिद करने लगती है। तब फ्रैंक कहता है ओके मैं WHO बोर्ड के सामने प्रपोजल रखूंगा। तब डॉक्टर इवा कहती है हम इस लड़के के पिता को देखने जा रहे हैं जो उस लाइट हाउस में है। इवा अपनी गाड़ी को लाइट हाउस की तरफ लेकर पहुंचती है। तब इवा देखती है कि उस पेशेंट के पिता मर चुके हैं उसी बीमारी के कारण। उसकी आंखों में भी वैसे ही घाव थे जैसे उस लड़के की आंखों में थे। डॉक्टर इवा उस आदमी के ब्लड सैंपल लेने के लिए कार में सामान लेने जाती है। तभी डॉक्टर इवा पर एक नकाब पहना हुआ आदमी हमला कर देता है। तब डॉक्टर इवा उस आदमी से बचकर वहां से भागने लगती है और वो समुद्र किनारे खड़े दो आदमी से मदद मांगती है। तब वो दो आदमी भी डॉक्टर इवा पर हमला करके उसका गला दबाने लगते हैं और वहीं पर वो नकाब वाला आदमी आकर डॉक्टर इवा को चाकू से मारने वाला होता है। उसी वक्त उस नकाब वाले आदमी पर कोई हमला करता है। डॉक्टर इवा उस हमला करने वाले आदमी की तरफ देखती है तो डर्क पिट नाम का वो आदमी समुद्र की तरफ से दौड़ते हुए उन तीनों आदमी के पास आ रहा था और वो उन तीनों आदमियों को मारकर डॉक्टर इवा की जान बचाता है और वो तीनों आदमी वहां से भाग जाते हैं और इवा वहीं जाती है। मूवी के अगले सीन में डॉक्टर इवा को होश आता है और वो अपने आसपास देखती है तो उसे पता चलता है वो किसी शिप में है। यह शिप मरीन ऑर्गेनाइजेशन नुमा का होता है जो समुद्र के अंदर से ट्रेजर और कीमती चीजें ढूंढने का काम करते हैं। इवा की मुलाकात शिप पर ही काम करने वाले अल जार्डिनो नाम के आदमी से भी होती है। इस शिप का मालिक रिटायर एडमायरल जेम्स सेंडेकर होता है। वहीं इवा को इस शिप पर डर्क पिट नाम का वो आदमी भी दिखाई देता है जिसने उसकी जान बचाई थी। डर्क समुद्र के अंदर से एक पुराने राजा का कॉफिन लेकर समुद्र के बाहर निकलता है। तब शिप का मालिक जेम्स डर्क से कहता है हमें इस कॉफिन को लागोस म्यूजियम में डिस्प्ले करना है। रात को वहाँ पर एक पार्टी है और इस कॉफिन को वहाँ पर दिखाया जाएगा। आगे अल जार्डिनो रात की पार्टी के लिए तैयार हो रहा होता है। तभी डर्क के पास एक डीलर का फोन आया हुआ होता है जिससे डर्क बात कर रहा होता है। तब डर्क अल जार्डिनो से कहता है मैं उस डीलर से मिलने जाऊंगा। उसी रात म्यूजियम में पार्टी शुरू हो जाती है और राजा के कॉफिन को पब्लिक में डिस्प्ले किया जाता है। दूसरी तरफ डर्क अपने नाइजीरियन डीलर से मिलने जाता है और वो डीलर डर्क को एक सोने का सिक्का दिखाता है। इस सिक्के पर कॉन्फिडेरेट ऑफ स्टेट की मोहर लगी होती है जो कि डर्क का सबसे बड़ा पेशन था क्योंकि वो आयरन शिप और उसमें जा रहे कॉन्फिडेंट ऑफ स्टेट के खजाने को बहुत सालों से ढूंढ रहा होता है। दूसरी तरफ पार्टी में जेम्स इवा और उसके साथी फ्रैंक को इव मासार्ड नाम के आदमी से मिलाता है। जेम्स को अपने एक्सप्लोरेशन में मासार्ड कंपनी की स्पॉन्सरशिप मिली होती है जिस कंपनी का मालिक इव मासार्ड होता है। क्योंकि इव मासार्ड के माली में अच्छे कॉन्टेक्ट होते हैं इसलिए इवा मासार्ड से कहती है मुझे माली में जाने के लिए आपकी मदद चाहिए। तब मासार्ड कहता है माली में जाना खतरे से खाली नहीं है पर फिर भी मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश करूंगा। तभी डर्क भी पार्टी में आ जाता है और वो जेम्स को वही सिक्का दिखाता है जो उसे डीलर से मिला है।
तब डर्क जेम्स को उस सिक्के की हिस्ट्री बताने लगता है। डर्क कहता है यह सिक्का कॉन्फिडेंट ऑफ स्टेट का है और ये सिक्का माली में रहने वाले एक आदमी इंडिग्वे को मिला है और इसका वहाँ से मिलना यह बताता है कि उस आयरन शिप का मलबा माली में ही है। मुझे तुम्हारी बोट चाहिए होगी। मैं माली में 3 दिन में सारी जांच पड़ताल करके वापस आ जाऊंगा। तब जेम्स डर्क को माली भेजने से मना करता है, पर बाद में डर्क को शांत करने के लिए वो उसकी बात को मान जाता है। अगले सुबह डर्क, अल जार्डियो और उसका एक और दोस्त रूडी, ये तीनों माली निकलने के लिए लागोस के बंदरगाह पर पहुंचते हैं। तब उन्हें वहां पर ईवा और डॉक्टर फ्रैंक दिखाई देते हैं, जो उन तीनों का पहले से इंतजार कर रहे होते हैं। और ईवा डर्क को कहती है, मुझे एडमायरल जेम्स ने इजाजत दे दी है कि हम दोनों भी आपके साथ बोट पर माली जाएंगे। वो पांचों नदी के रास्ते माली के लिए निकल जाते हैं। तब रात में खाना खाते हुए ईवा के पूछने पर डर्क ईवा को उस गोल्ड कॉइन के बारे में बताता है और वो ये भी बताता है कि वो कैप्टन टॉम की आयरन शिप को ढूंढने जाने वाले हैं और उस शिप के मलबे को ढूंढना डर्क का एक सपना होता है। कुछ ही घंटों के सफर के बाद फाइनली उनकी बोट माली पहुंच जाती है। माली पहुंचने के बाद डॉक्टर ईवा और फ्रैंक अपने रास्ते निकल जाते हैं उस बीमारी के सोर्स का पता लगाने के लिए। वहीं डर्क, अल जार्डियो और रूडी आयरन क्लेड शिप की तलाश में निकल जाते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है कि ईव मसाड नाम का वो आदमी जिसने जेम्स की कंपनी को स्पॉन्सरशिप दी थी, वो जाकर माली के डिक्टेटर काजिम से मिलता है और वो काजिम से कहता है, मैंने आपको जिन डॉक्टर्स के बारे में बताया था वो लोग माली आ चुके हैं उस बीमारी पर रिसर्च करने। मैं चाहता हूँ आप किसी तरह अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करके इस बीमारी को खत्म करें। तब काजिम ईव मसाड पर भड़क जाता है और वो कहता है, तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे अपनी कंट्री कैसे चलानी है। डर्क और अल जार्डियो इंडिग्वे नाम के उस आदमी के घर पर पहुंचते हैं जिसने वो सिक्का ढूंढा था। तब उन्हें पता चलता है कि वो आदमी मर चुका है। आगे डर्क और अल जार्डियो एक लोकल बार में बैठे हुए होते हैं। तभी डर्क को नमाज की आवाज सुनाई देती है। उस आवाज को सुनते ही डर्क के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो वहाँ की उस मस्जिद में जाकर उसके मौलवी से मदद मांगता है। तब डर्क उस मस्जिद के मौलवी को बताता है, मैं एक पुराने शिप को ढूंढ रहा हूँ। वह शिप अफ्रीका के सबसे बड़े तूफान के आसपास लाबाजंगा पोर्ट पर आया था। तब वो मौलवी मस्जिद में रखे पुराने दस्तावेजों को रीड करता है और वो डर्क को कहता है, उस शिप के बारे में यहाँ पर लिखा है, समुद्री तूफान के 6 दिन बाद एक बड़ा शिप लाबाजंगा पोर्ट पर आया था। उस वक्त तक इस शिप पर कोई भी इंसान जिंदा नहीं बचा था। उस वक्त नाइजर रिवर भी काफी उफान पर थी, तो ये शिप नाइजर रिवर में तैरता हुआ जाओ शहर की तरफ चला गया था। मौलवी से ये सारी बातें सुनकर डर्क वापस अपनी बोट पर जाता है और डर्क रूडी को बोट का सोनार ऑन करने के लिए बोलता है ताकि उन्हें समुद्र तल में कोई अजीब चीज या फिर शिप का मलबा मिले जिसे वो डिटेक्ट कर सके। अल जार्डियो ने अपनी बोट पर बायोन्सी डिवाइस बांध दिया होता है और रूडी भी सोनार से सी बेड को चेक कर रहा होता है। तभी रूडी को लैपटॉप में नदी के तल में कुछ दिखाई देता है और डर्क बोट को वहीं पर रोकता है। अल जार्डियो बायोन्सी डिवाइस निकाल कर देखता है तो बायोन्सी डिवाइस पर उन्हें रेड शेवाल दिखाई देती है। उस रेड शेवाल को देखकर डर्क कहता है, ये तो काफी हैरानी वाली बात है क्योंकि नदी के बहते ताजे पानी में ऐसी शेवाल नहीं होती है। तभी वहाँ पर माली सिविल आर्मी की बोट भी आ जाती है और उस बोट पर मौजूद आर्मी मैन डर्क से बार बार एक ही सवाल कर रहे थे, वो डॉक्टर्स कहाँ हैं? हम यहाँ पर डॉक्टर्स को ढूंढ रहे हैं। तभी डर्क को जेम्स का भी फोन आता है और वो डर्क से अपनी बोट के बारे में पूछ रहा होता है। तब डर्क फोन काट देता है और वो आर्मी मैन को देखकर समझ जाता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है, इसलिए ये लोग डॉक्टर को ढूंढ रहे हैं। तब डर्क उन आर्मी वालों से कहता है, मुझे अच्छी इंग्लिश नहीं आती है, और डर्क उन आर्मी वालों को अपनी बोट से रस्सी देता है जिसे वो अपनी बोट पर भी बांध देता है और वो आर्मी वाले भी अपनी बोट पर बांध देते हैं। डर्क अल जार्डियो को इशारा करता है और अल जार्डियो रफ्तार से बोट चलाने लगता है जिससे आर्मी वालों की बोट पलट जाती है और वो सभी पानी में गिर जाते हैं। तब डर्क उस बोट से बंधी रस्सी को काट देता है और अल जार्डियो तेजी से उस बोट को चलाने लगता है। तभी वहाँ पर आर्मी की 2 बोट और आ जाती है और उस बोट पर बैठे सोल्जर मशीन गन से अल जार्डियो की बोट पर लगातार फायरिंग करने लगते हैं। अल जार्डियो के बोट के इंजन से धुआं निकलने लगा था और वो ड्रिक से पूछता है, अब हम क्या करें? तब ड्रिक बोट को अपने कंट्रोल में ले लेता है और वो तेजी से बोट भगाने लगता है और वो अल जार्डियो को पनामा नाम के प्लान पे काम करने के लिए कहता है जिसके अनुसार वो लोग बोट को उड़ाने वाले होते हैं। तब अल जार्डियो बोट के फ्यूल टैंक के पाइप को काट देता है और वो वहाँ पर एक जलती हुई सिगार लगा देता है जिसे वो लोग टाइमर की तरह यूज करने वाले होते हैं।
ये करके ड्रिक बोट को आर्मी बोट के सामने ले जाता है। अपने प्लान पे काम करके अल्जाडियो बोट से जंप कर जाता है और ड्रिक बोट के हैंडल पर रस्सी बांधकर रूडी के साथ वो भी पानी में जंप कर जाता है। ड्रिक की बोट आर्मी बोट के बीच में जाती है। तब आर्मी सोल्जर उस बोट पर फायरिंग कर रहे होते हैं और फ्यूल टैंक में आग लगने के कारण वो बोट उड़ जाती है। उसके साथ साथ पानी में चल रही दोनों आर्मी बोट में भी ब्लास्ट होता है और आर्मी बोट भी उड़ जाती है। ड्रिक, अल्जाडियो और रूडी पानी से बाहर आते हैं और वो नदी किनारे ही बने एक घर में जाते हैं। तब अल्जाडियो कहता है जेम्स को पता चलेगा कि हमने उसकी बोट उड़ा दी है तो वो बहुत गुस्सा करेगा। रूडी, तुम जाकर ये बात जेम्स को बता देना। तब रूडी पूछता है मैं ही क्यों, क्या हम लोग शिप के मलबे को ढूंढने नहीं जाने वाले हैं? तब ड्रिक कहता है फिलहाल हमें आयरन शिप के सर्च को रोकना पड़ेगा। हमें पहले जाकर उन डॉक्टर्स की मदद करनी होगी जिनके पीछे ये आर्मी वाले पड़े हैं। मैं और अल्जाडियो उन्हें बचाने जाने वाले हैं और तुम बॉर्डर क्रॉस करके जेम्स के पास चले जाना। आगे रूडी वहाँ से निकल जाता है और ड्रिक और अल्जाडियो ऊंट पर बैठकर डॉक्टर ईवा और फ्रैंक को बचाने के लिए जाते हैं। वहीं डॉक्टर ईवा और फ्रैंक असेलर नाम के गांव में पहुंचते हैं तो वो देखते हैं वो पूरा गांव खाली पड़ा हुआ था। उन्हें गांव में कोई भी दिखाई नहीं देता। जब डॉक्टर ईवा और फ्रैंक वहीं बने कुछ घरों में जाते हैं तो उन्हें गांव के घरों में कुछ लाशें मिलती है और इन लाशों पर भी वैसे ही निशान बन चुके थे जैसे कि उस नई बीमारी के होने से दूसरे लोगों पर बने थे। अगली सुबह ईवा और फ्रैंक कुछ लोगों को बुलाकर उन लाशों को दफनाते हैं। दूसरी तरफ रूडी एक ट्रक में छिपकर माली बॉर्डर क्रॉस करके अल्जीरिया पहुंच जाता है